दोस्तों नमस्कार। हर मुद्दे पर बोलने वाला प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में खामोश है। मुद्दा इस देश के भीतर कोई हो, किसी मंत्रालय से जुड़ा हो या फिर देश के अंदरूनी मसले हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मसले हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी खामोश नहीं रहे। हर मुद्दे पर बोले, खुलकर बोले। लेकिन पहली बार ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी हुई जहां पर इस देश से जुड़े तमाम बड़े मुद्दे एक के बाद एक उभरते चले गए और यह देश सोचते रहा कि प्रधानमंत्री अब बोलेंगे तब बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी बरत ली। यह चुप्पी दरअसल उस इमेज को बचाने के लिए है जिस इमेज के जरिए इस देश का राष्ट्रवाद हो, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो, इस देश के भीतर में हिंदुत्व का आह्वान हो, इस देश के भीतर में आम लोगों से सरोकार का जिक्र हो, इस देश में चाहे वो मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो या फिर अलग अलग जातियों में बटे समाज के भीतर किसी भी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद को हमेशा जोड़ने की कोशिश की। लेकिन क्या 9 बरस बीतते बीतते या फिर मौजूदा वक्त में एक के बाद एक जो मुश्किल हालात इस देश के सामने आकर खड़े हुए और यह देश सोचने लगा कि प्रधानमंत्री अब बोलेंगे तब बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोले, तो क्या जो इमेज बनाई हुई थी उस इमेज का ढहना कहीं शुरू ना हो जाए? अगर कुछ भी बोले कहीं यह बात तो नहीं है। आप सोच रहे होंगे इस देश के भीतर में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री को कहना चाहिए लेकिन नहीं कह रहे हैं। हम आपसे एक दूसरा सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री के सामने वो सारे मुद्दे जो 2013-14 में वह प्रधानमंत्री बनने के लिए उठा रहे थे, उन सारे मुद्दों के उलट मौजूदा परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई है और उन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने खामोशी बरत ली जिन मुद्दों का जिक्र 2013-14 में खुले तौर पर कर रहे थे। तो क्या इस देश की गवर्नेंस जिसको प्रधानमंत्री मोदी वन मैन शो की तरह चला रहे थे उसमें वो कहीं फेल तो नहीं हो गए? हमें लगता है आइए जरा सही मायनों में इस देश की परिस्थितियों को परखने की आज कोशिश कर लीजिए और एक एक करके हर मुद्दे के साथ सोचना शुरू कीजिएगा, क्या आप चाहते थे या नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस पर बोलें या नहीं बोलें? यह सवाल हमें लगता है शुरुआत होता है मणिपुर को लेकर। मणिपुर में प्रधानमंत्री का दिया हुआ भाषण जो चुनाव के वक्त दिया गया था, अगर उस भाषण के एक एक शब्दों को पढ़िएगा तो मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने खामोशी बरत ली। यहां तक कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर जिनके घर पर हमला हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। आरोपों का सिलसिला इतना जबरदस्त था कि किस तरीके से वहां के जो विद्रोही थे उनके साथ बीजेपी ने हाथ मिला लिया, प्रधानमंत्री खामोश रहे। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं आई जहां सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए, आगजनी महीनों से थम नहीं रही हो, कानून व्यवस्था चरमराई हुई हो और उस पूरी अवस्था में सैकड़ों हजारों लाखों लोग बेघर हो गए हों और वो अलग अलग जगहों पर छुप रहे हों, लेकिन हिंसा का तांडव जारी हो और मंत्री का घर फूंक दिया जाए, थानों में लूटपाट हो जाए, लेकिन इन परिस्थितियों पे भी प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी बरती। इस देश के भीतर यह सवाल तो होगा ही, प्रधानमंत्री ने क्यों खामोशी बरती? दूसरा सवाल हमें लगता है इस देश के भीतर अडानी कांड को लेकर उभरा था। जिस तेजी से उभरा उसने इस देश की पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर यह सवाल खड़ा कर दिया कि जो सरकार खुद को कॉरपोरेट के करीब कर चुकी है और कॉरपोरेट के लिए आर्थिक नीतियों को बनाने से चूकती नहीं है, उसी कॉरपोरेट पर जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आर्थिक गड़बड़ियों का हमला हुआ तो प्रधानमंत्री खामोश रहे। और वह शख्स या वो नाम जो प्रधानमंत्री के साथ 13-14 में ही जुड़ा था और बहुत ही गर्व के साथ तब प्रधानमंत्री उस शख्स के चार्टर्ड में चला करते थे और इस देश का भ्रमण कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे तमाम जगहों पर, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहे। तो क्या यह देश सुनना नहीं चाहता था? ऐसा भी नहीं है किसी ने मांग नहीं की, बाकायदा पार्लियामेंट के भीतर शोर मचा और खुद विपक्ष के नेता या विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जब पूछा रिश्ते क्या हैं तो भी प्रधानमंत्री खामोश रहे, कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के विकसित देशों ने
उसको लेकर, उनकी कंपनी को लेकर जो सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री ने, उस पर भी कुछ भी नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री को कहना नहीं चाहिए? और जो उनकी अपनी इमेज बनी है, जहां वो कहते हैं, तो क्या ये सारी चीजें ढहढहा गई? तीसरी परिस्थिति, महिला पहलवानों को लेकर तो कोई भी पूछेगा। इस देश की आधी आबादी को लेकर ना जाने कैसे कैसे नारे, कब कब नारे उन्होंने किस किस रूप में लगाए। यहां तक कि रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा और क्या कुछ किया जाएगा, ये सारे भाषण मौजूद हैं। उसको सुनाने की जरूरत अभी नहीं है। अभी तो समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री की इस चुप्पी का मतलब क्या है। जो महिला पहलवान मेडल जीत के आई, उसे अपने घर पर बुलाया, उनकी पीठ ठोकी, संवाद किया, बातचीत की, उन्होंने अपने मुश्किल हालातों को भी बताया और स्वर्णिम मेडल के आश्रय प्रधानमंत्री से शाबाशी भी ली। प्रधानमंत्री फिर भी कुछ नहीं बोले। और इस देश के भीतर पहली बार एक सांसद जिस पर पॉक्सो लगा और उसको खुला छोड़ दिया गया, कि वक्त दिया गया कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों को खत्म करा ले, तो एक सवाल इस देश के सामने फिर उठकर आया। क्या इस देश में अगर पुलिस इसी तरीके से काम करने लगे, जिस पर आरोप लगाए, जिस पर आरोप लग जाए, उसको खुला छोड़ दे और कहे कि खुद अपने आरोप वापस कर लो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, चार्जशीट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस देश में तमाम आरोपियों को ही अगर खुला छोड़ दीजिए, तो वह अपने आप को दोषी कभी साबित होने ही नहीं देंगे। और उसमें फिर कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है, पुलिस और अदालतों की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मौन हो गए। और जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मौन मनमोहन सिंह को लेकर कसीदे पढ़ा करते थे, किस किस तरीके की टिप्पणी किया करते थे, और उस टिप्पणी में हर उस बात का संदेश होता था जिसको लेकर देश महसूस करता था, हां कुछ कहना तो चाहिए। लेकिन खुद जब प्रधानमंत्री बने तो खामोशी बरत ली गई। और उसकी फेरिस्त को अगर आप टटोलना शुरू कीजिएगा तो एक एक करके हर वो पन्ना खुलेगा जिसको लेकर आप कहेंगे, अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और दिल्ली में प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं को पाले हुए आप भी तो सवाल उठाते थे, इस देश के भीतर में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम क्यों हो गई? ये सवाल तो आपने कई मौकों पर उठाया। आपने तो यह भी कहा कि जो खजाना है वो खाली हो रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। उस समय आपने आंकड़े नहीं दिए, इस वक्त तो आंकड़े भी मौजूद हैं, वाकई खजाना खाली हो रहा है। उस वक्त जो कर्ज लिए जाते थे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, और जो नीतियां उनकी ढाली जाती थी, तब आप स्वदेशी का राग अपनाते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में उसी रास्ते चलते हुए आपने मौन मनमोहन सिंह के तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया, कई गुना आगे बढ़ गए, लेकिन आप खामोश हो गए। आपके ऊपर कौन सवाल करे, कैसे करे? और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मसला इस देश के भीतर चीन को लेकर भी उठा, आप खामोश हो गए। चीन भारत की सीमा पर घुसा या नहीं घुसा, लेकिन चीन अगर दुश्मन है तो उसके साथ आपकी इकोनॉमी इस दौर में क्यों बढ़ती चली जा रही है? और महीने दर महीने भी देखिए तो सबसे ज्यादा कहीं से माल आता है दुनिया के बाजार या देश से, तो वह चीन आज भी नंबर 1 पर खड़ा है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है? कोई सवाल आपसे पूछे, आप कोई जवाब नहीं देंगे। इतनी खामोशी क्यों है? और इस बीच में जब आप डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते निकले, वहां आपको सफलता नहीं मिली क्योंकि गवर्नेंस वहां पर फेल नजर आ रही थी, तो आप प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़े। उससे भी काम नहीं चला तो इस देश की कीमत निकालने की दिशा में आपकी आर्थिक नीतियां चली गई और आपने मोनेटाइजेशन का रास्ता पकड़ लिया। हर चीज की कीमत लगने लगी। स्थितियां इतनी विकट हो गई कि इस देश के भीतर राज्यों ने भी वही रास्ता अख्तियार कर लिया जो बीजेपी शासित राज्य थे। आरबीआई से लोन लीजिए, ना लौटा पाइए, आरबीआई उस राज्य की जमीन को बेच दे, उसकी एवज में कितना पैसा ले रही है, कौड़ियों के मोल वो किसे भेज रही है। यानी पूरे सिस्टम में अर्थव्यवस्था को लेकर आपने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जिसमें कोई सवाल पूछे ना पूछे ये देश तो जानना चाहेगा, लेकिन आपने खामोशी बरती। और इस परिस्थिति में किसानों की ही आय कब दुगनी होगी यह बताने की हिम्मत आज आप में नहीं है। 2016-17 में ताल ठोक के कहते थे, लेकिन 2023 आते आते खामोश हो गए। इस दौर में रिफॉर्म भी करना चाहते थे किसानों का, लेकिन पता चला वो रिफॉर्म कम कॉरपोरेट को मुनाफा देने की ज्यादा बड़ी लकीर है। शोर मचा, हंगामा मचा, देश एकजुट होने लगा, किसान एकजुट हो गए। आपने माफी मांग ली, आपने कहा लगता है गलती हो गई,
हम समझा नहीं पाए। जब बोलते हैं तो फिर वापस कदम बढ़ जाते हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री का क्या काम है, ये आज बताना चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ क्यों ली जाती है, और इस देश के भीतर क्या कोई प्रधानमंत्री है या नहीं है, या फिर जिस प्रधानमंत्री का काम जिस रूप में रखा गया उसमें जो आपने अपनी इमेज को बनाया उस इमेज का जिक्र करें, करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और बातों का जिक्र कर लीजिए, क्योंकि खुले तौर पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में गैर कानूनी तरीके से सरकार बनी हुई है, उसमें आपका योगदान कितना यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोले। राज्यपाल की भूमिका पूरे तरीके से असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन आप खामोश रहे। बालासोर में रेलगाड़ी दुर्घटना हो गई, इस दौर की सबसे बड़ी दुर्घटना और आजाद भारत के दौर में लगभग तीसरी बड़ी घटना। लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, किसी को जिम्मेदारी सौंपी नहीं, थोपी नहीं, आप तो खामोश हो गए। आप खुद को कैमरे पर दिखाते हुए पहुंचे वहां जरूर, लेकिन जिम्मेदारी कोई तो लेगा। सैकड़ों मौत हो जाए और कोई जिम्मेदार ना हो, फिर आप खामोशी के साथ फिर लौटे आए दिल्ली और आपने खामोशी बरत ली। इस दौर में ध्यान दिया इस देश ने, आपने टेलीविजन पर आना बंद कर दिया है। बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते थे उसका प्रसारण न्यूज चैनल नहीं करते हैं। जहां होते हैं वहां आप सीधे संबोधित करते हैं और उस मुद्दे के इर्द गिर्द बातों को रखते हैं जिससे इस देश के किसी मुद्दे को आपको छूने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए आप किसी मुद्दे पर कुछ नहीं कहते हैं। स्थिति तो इतनी विकट हो गई, लूटपाट इतनी मच गई कि जिस हवाई अड्डे को लेकर आप गर्व किया करते थे कि हम अब हर जिले दर जिले और हवाई चप्पल पहनकर हवाई सफर करवा देंगे, जैसे जनधन योजना के तहत सबको बैंकों का रास्ता दिला दिया, दोनों परिस्थितियों में लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि हवाई जहाजों के किराए इस रूप में जितने बढ़े और जब दुर्घटना स्थल पर जाने के किराए भी अगर इतने बढ़ जाएं कि लंदन का टिकट उससे कम में मिलने लगे, तो यह कल्पना के परे है कि दरअसल कोई नकेल नहीं है, या फिर नकेल इस रूप में है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, चाहे इस देश की परिस्थितियां कोई सी भी रहे। आप फिर खामोशी रहे, आपने उस पर भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद बढ़िएगा तो 2000 रुपए चालू करते हैं और एक झटके में 6-7 साल में बंद कर देते हैं। किसी करेंसी का दुनिया के किसी भी देश में शुरू होना और बंद हो जाना यह शायद दूसरी घटना है। एक दौर था जब चमड़े के सिक्के चलाए गए थे, एक वक्त में राजा बदला और सिक्के बंद कर दिए गए। मौजूदा वक्त में तो राजा वही है। 2000 के नोट उसी ने चालू कराए थे, फिर बंद उसने क्यों कराए, जवाब किसी ने नहीं दिया। आरबीआई ने जिस तरीके से गोल गोल परिस्थितियों की लकीर खींचनी शुरू की, उसमें लगा कि नोटबंदी की गलती का एहसास तो है, लेकिन बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, चुप्पी थाम लेंगे, खामोशी बरतेंगे। और शायद इसीलिए जो 9 लाख करोड़ रुपए गायब है, जो 500 रुपए के नोट का जिक्र जो होता है और 2000 रुपए का नोट भी जिक्र हो रहा था, उसमें 8 लाख के करीब तो 500 रुपए के नोट ही हैं जिसका जिक्र आरबीआई ने किया। लेकिन आप खामोश रहे, आपने उस पर भी कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, जिन बैंकों और जनधन का जिक्र होता है उसके ठीक समानांतर जो बैंकों से लोन लेकर भाग गए, जो डिफॉल्टर हो गए, विलफुल डिफॉल्टर हो गए, उनको दोबारा लोन दिया जा सकता है। यह नियम कहां से पैदा हुआ? बिना आपकी इजाजत के हो नहीं सकता है। सवाल इतना ही नहीं उठा बल्कि बैंक यूनियनों ने विरोध किया। यह कौन सी स्थिति है? जो चोर है उसको हम समझौता कर लें और दोबारा से उसको लोन देने लगे। आप फिर कुछ नहीं बोले। और नहीं बोलने की परिस्थिति में याद कीजिए जब आपने बीएसएनएल पर ताला लगाने की सोची थी, कितने हजार कर्मचारियों से वीआरएस लिया गया और उस समय मान लिया गया कि अब इसको बंद कर ही देना है। आप आगे बढ़ गए थे, तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि आप तो दरअसल एक चेहरा है। उस वक्त में जब याद कीजिए इस देश के भीतर जियो आया था 2015, अखबार के पहले पन्ने पर जियो के साथ आप ही की तस्वीर छपी थी, आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए। आपने कुछ नहीं कहा, खामोशी बरत ली। और अब पिछले दिनों आप बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए हजारों करोड़ रुपया पैसा फिर से दे रहे हैं। ये कौन सी परिस्थिति है, कौन सा गेम है, कौन सी पॉलिसी है? कोई नहीं बताता इस देश के भीतर में, क्योंकि आप खामोश हैं। और आपकी खामोशी और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने सदा कुछ बोला है, हमेशा से बोला है, 18 घंटे काम किया है।
इस देश के जो भी मुद्दे आए आपने इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रवाद से जोड़ा है। याद कीजिए राफेल की डील आपने नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा। खुलकर बोले, पार्लियामेंट में बोले और नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करते हुए आपके मंत्री बोले। और दुनिया में ये अपने तरीके की अनोखी स्थिति जिसमें जो खरीदा जा रहा है कोई देश के भीतर और पार्लियामेंट में चर्चा हो और उसमें सरकार कह दे नहीं बताएंगे क्योंकि देश की सुरक्षा का मसला है। देश ने देखा जासूसी कांड यानी पेगासस, वह भी नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया गया। फिर आपने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी बरत ली। ऐसी स्थिति में ना बोलना, क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बार बार झटका ये लग रहा है कि एक के बाद एक दर्जनों नहीं सैकड़ों मुद्दे इस देश के सामने आकर खड़े हो गए जो आपकी छवि को चुनौती दे रहे हैं। और शायद इसीलिए पहली बार आपको यह लग रहा है कि जिस चुनौती के आश्रय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चुनाव जीतने वाली बनी हुई है, वह छवि अगर भरभरा कर गिर गई तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो वह छवि बचाने का तरीका ही क्या मौन धारण कर लेना है। एक ऐसा मौन जिसमें इस देश के भीतर मणिपुर हो या महिला पहलवान हो, अडानी कांड हो या डॉलर का जिक्र हो, कोई भी जिक्र हो, विकास का जिक्र हो जिसमें रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, इकोनॉमी डावाडोल हो लेकिन इकोनॉमी के आंकड़े हवाई उड़ान लौटते हुए नजर आए और बताया जाए कि हम किस तरीके से आगे, लेकिन रोजगार पैदा नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिशा में ध्यान ही नहीं देंगे। एमएसएमई सेक्टर को लेकर जो आंकड़े बताएंगे उसमें एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले लोग ही बताएंगे कि यह गलत है, लेकिन जवाब नहीं देंगे। और यहीं से जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा शुरू होता है, क्या इस पूरी धारणा के पीछे 2024 को लेकर जो इमेज बनी हुई है वह मुद्दा सबसे बड़ा हो गया है? क्योंकि इस देश के तमाम राज्यों में जहां भी जिससे पूछिए वो जैसे ही मुद्दों का जिक्र होता है, काम का जिक्र होता है, यहां तक कि जो इस देश के मान्यता प्राप्त सर्वे करने वाली एजेंसीज है उन्होंने भी कहा सिर्फ एक चीज काम कर रही है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह इमेज जिसको गढ़ा गया 2013-14 से लेकर। वह इमेज अगर खतरे में आ रही है तो इस इमेज को खतरे में नहीं आना है तो मौन धारण कर लो। चाहे इस देश में कहीं आग लगे, कहीं परेशानी हो, कहीं मुश्किल हालात हो, कुछ ना कहो, कहीं न्याय का जिक्र हो, कहीं गुंडागर्दी हो रही हो, कुछ भी मत कहो, जबकि आप तो हर मंत्रालय में चलते चले गए। इसीलिए 6 मुद्दे इस देश के भीतर में जिसने आपकी इमेज को खड़ा किया और इस 9 बरस के बाद लगने लगा कि दरअसल ये इमेज जो बनाई गई थी उसके समानांतर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों ने तो इन इमेज को ही धराशायी कर दिया। और धराशायी ऐसा वैसा नहीं किया, बल्कि सवाल खुले तौर पर नेशनलिज्म को लेकर उठने लगे। ये कैसा नेशनलिज्म है जिसमें इस राष्ट्र के भीतर की परेशानियों से प्रधानमंत्री ने आंखें चुरा ली और मौन हो गए? ये कैसी नेशनल सिक्योरिटी है जिसमें सीमा पर कोई जमीन पर आकर आपकी खड़ा हो गया और आपने खामोशी बरत ली? ये कैसा हिंदुइज्म है, हिंदूवाद ये कैसा है जिसमें बजरंग दल को आपने बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश की? और तो और इस परिस्थिति में इस देश के भीतर में तमाम चीजों को जिस मंदिर और आस्था के आश्रय राजनीतिक लाभ की दिशा में ले जाने की कोशिश की और जनता ने जब उसे राजनीतिक तौर पर खारिज किया तो आपको सदमा लग गया और आपने खामोशी बरत ली। ऐसी स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि जो इमेज बनाई गई उसके समानांतर जो काम इस देश के भीतर हो रहा है पहली बार वही कटघरे में है, तो वो इमेज भी कटघरे में है। और यह इमेज अगर ढह जाएगी तो फिर इसके बाद बीजेपी और आरएसएस के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 18 घंटे काम तो आप ही करते थे और बावजूद इसके मुश्किल हालात देश के सामने एक के बाद हर मुद्दा, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर मुद्दे को लेकर इस देश के सामने परेशानी, लेकिन आप मौन है। और इस दौर में ध्यान दीजिए कि दुनिया भर में आपकी तुतहरी उस दौर में बचती थी। 2019 तक की परिस्थितियों को परखिए तो शायद आप जो कह रहे थे सही हो रहा था, और मौजूदा वक्त में जो हो रहा है वो सब गलत है, लेकिन आप मौन हैं।
तो क्या ये बिल्कुल नई परिस्थिति आकर खड़ी हुई है जिससे घबराहट है? क्योंकि जैसे ही चीन का जिक्र होता है उसका बाजार आपको अच्छा लगता है, उसका माल आपको अच्छा लगता है। रशिया का जिक्र होता है तो आप उसको पुराने संबंधों से जोड़ते हैं, भारत के ऐतिहासिक संबंधों से। जैसे ही अमेरिका से जिक्र होता है वैसे ही लगता है कि भारत आज नहीं कल नाटो सदस्य ना हो जाए। तो राजनीतिक तौर पर भारत की आर्थिक परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किस तरीके से अलग अलग देशों के साथ झूल रही है, और झूलते हुए इसमें सही मुद्दा है कि दरअसल रशिया और यूक्रेन का युद्ध ना हुआ होता तो क्या भारत की इकोनॉमी डूब गई होती? उस युद्ध ने बचा लिया जहां पर भारत आज की तादाद में सबसे ज्यादा वहां से कच्चे तेल को मंगा रहा है, रिफाइन कर रहा है और यूरोप को भेज रहा है। उस यूरोप को जो कल तक रशिया से तेल लेता था, आज की तारीख में उससे ज्यादा तेल उस माध्यम से बेच रहा है और मुनाफा है। इकोनॉमी का यह मापदंड नायाब है, अपने तरीके का है, लेकिन जवाब तो दीजिए कि हमारी इकोनॉमी संभल जाएगी, इसी से संभल जाएगी। अगर इसके बाद चले तो एक ही मुद्दा निकल कर आता है कि दरअसल इस इमेज ने 3 बातों पर सबकी सहमति बना दी। पहली, इस कैबिनेट मिनिस्टर में या इस देश के किसी भी नेता में या बीजेपी के किसी भी नेता की कोई हैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है, एकमात्र ये शख्स है। पहली इमेज ये गढ़ी गई। दूसरी इमेज बहुत साफ तौर थी कि समूचे सिस्टम को कोई चला रहा है, कि मंत्रालय को चला रहा है, कोई नियुक्ति हो रही है, कहीं पर ईडी काम कर रही है, कहीं सीबीआई जा रहा है, तो एक ही शख्स है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तीसरी स्थिति थी कि कोई इस देश में एक अकेला व्यक्ति चुनाव पलट सकता है, चुनाव जिता सकता है, तो उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या प्रधानमंत्री के यही 3 काम थे, या प्रधानमंत्री का काम उस तमाम मंत्रालयों को संभाले हुए मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा, विवेचना, मंथन करने का होता है और उसके साथ इस देश के लोगों के मुश्किल हालातों को लेकर जिम्मेदारी लेने का होता है, जहां पर किस तरीके से देश आगे बढ़े और लोगों के सरोकार सरकार के साथ जुड़े रहे, इस दिशा में होता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो मौन हो गए। शायद इसीलिए गंगा साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराएंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलाएंगे। हर जिले में हवाई अड्डा खुलेगा तो जिक्र प्रधानमंत्री के जरिए ही होगा। जो कॉरपोरेट आगे बढ़ेगा, उसका जो नेटवर्थ बढ़ेगा, उसमें जिक्र प्रधानमंत्री का ही होगा। शौचालय बनेगा तो जिक्र प्रधानमंत्री का ही होगा। डिजिटल इंडिया आएगा तो जिक्र प्रधानमंत्री का ही होगा। सड़कें बनेंगी तो जिक्र प्रधानमंत्री का ही होगा। वो कौन सी चीज है जिसमें जिक्र प्रधानमंत्री का नहीं होगा? इसकी जानकारी अगर आपको मिले तो आप भी लिखिए जरूर, बताइए जरूर। क्योंकि जब सब जगह जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और फिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री खामोश हो गए? गांव का आर्थिक संकट का जिक्र करें, या फिर जॉबलेस ग्रोथ का जिक्र करें, नफरत की राजनीति का जिक्र करें, आरटीआई और लोकपाल के कमजोर होने का जिक्र करें, किन बातों का जिक्र इस दौर में किया जाए? और जब हर मुद्दे पर बोलने वाला शख्स हर मुद्दे को लेकर अगर खामोश है, 18 घंटे काम करने वाला शख्स अगर काम करते हुए भी इस देश के सामने मुश्किल हालात लगातार बड़े हो रहे हैं, तो फिर सवाल सिर्फ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री मौन क्यों है, सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री कहां पर हैं। 2 दिनों के बाद फिर से आप मन की बात करेंगे 18 तारीख को। उस मन की बात में इस देश के लोगों की आई चिट्ठियों से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस देश की तादाद समझिए और अपने घर आने वाली चिट्ठियों की संख्या को गिन लीजिए और फिर समझिए। और नहीं समझ सकते हैं तो जितने वोट मिले हैं उसी को गिन लीजिए, और जितने वोट नहीं मिले जिन लोगों के, उसको भी गिन लीजिए। पता चलेगा कि जितने वोट मिले उससे दुगने से ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिए थे। भारत का लोकतंत्र शायद इसीलिए हर किसी के साथ खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही होता है। तो प्रधानमंत्री कहां है, इसको खोजने की शुरुआत अब इस देश में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।